अंकुर अक्सर श्वेता से मिलने कोठे पर आता था। हर दूसरे दिन अंकुर कोठे पर जाता जहां उसे श्वेता से प्यार हो गया और श्वेता भी उसे अपना दिल दे बैठी। एक रोज, श्वेता, चलो मैं तुम्हें इस नरक से दूर बाहरी दुनिया में ले चलता हूँ। हम दोनों शादी करके अपनी गृहस्थी बसाएंगे और इज्जत की जिंदगी जिएंगे। वहां तुम्हें मान सम्मान और इज्जत भरी जिंदगी मिलेगी, साथ ही इज्जत का काम कर सकोगी। यूं रोज रोज तुम्हें अपना जिस्म नहीं बेचना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें और इस कीचड़ में नहीं रहने दे सकता। नहीं अंकुर, वैश्याओं को कहीं भी इज्जत नहीं मिलती, इसलिए छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर और चले जाओ यहाँ से। इसका मतलब तुम्हें बिल्कुल भी अपने अंकुर पर भरोसा नहीं है ना? ठीक है, फिर अभी इस चाकू से मैं अपनी कलाई काट लेता हूँ, फिर तो तुम्हें यकीन हो जाएगा ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। श्वेता ने उसके हाथ से चाकू छीन लिया और उसके सीने से लगते हुए बोली, अपनी सांसों से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ तुम पर, लेकिन समाज से मुझे डर लगता है। क्या ये समाज मुझे आम लड़कियों जैसी जिंदगी जीने देगा? मैं एक बार इस नरक से निकल गई तो यहाँ के दरवाजे हमेशा के लिए मेरे लिए बंद हो जाएंगे। क्या तुम मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दे पाओगे? क्या लोगों से कह पाओगे कि एक वैश्या तुम्हारी पत्नी है? उफ़ डार्लिंग, मैं प्यार करता हूं तुमसे। हाँ, कुछ दिन भले ही हमें तंगी में काटने होंगे क्योंकि मेरे परिवार वाले हमें इतनी जल्दी अपनाएंगे नहीं, इसलिए तुम अपने साथ कुछ पैसे, गहने और जो भी कीमती सामान हो वो रख लेना। मैं रात को 2 बजे पीछे वाली खिड़की की तरफ तुम्हारा इंतजार करूंगा। अंकुर ने श्वेता को अपने प्यार के जाल में इस कदर फंसा लिया था कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई। बचपन से जवानी तक प्यार के लिए भटकने वाली श्वेता को जब सच्चा प्यार मिला तो वो उसे पाने के लिए छटपटाने लगी और उसके साथ घर बसाने के सपने देखने लगी, और ये सपना उसे हकीकत की दुनिया में ले जाने के लिए काफी था। उसने ये बात अपनी सहेली मंजू को बताई। देख श्वेता, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, तू एक बार और सोच ले। इन लड़के जात पर भरोसा करना सही नहीं है। ये अपने मजे के लिए कोठे पर आ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ की लड़की को अपने घर की इज्जत नहीं बना सकते। तू गलत समझ रही है मंजू, हर लड़का ऐसा नहीं होता। तू देखना मैं उसके साथ कितना खुश रहूंगी। रात को अंकुर उसका इंतजार कर रहा था। श्वेता ने अपना सारा कीमती सामान एक बैग में रखा और खिड़की से नीचे पहले अपना बैग फेंका और फिर रस्सी के सहारे नीचे उतर आई। रात में सभी पहरेदार सो रहे थे, इसलिए किसी की भी उस पर नजर नहीं गई। श्वेता आज बहुत खुश थी। आज वो आजाद थी। अंकुर उसे लेकर रेलवे स्टेशन की ओर गया। कुछ देर बाद वो ट्रेन में बैठे। हम कहाँ जा रहे हैं अंकुर? हम लोग माधवपुर जा रहे हैं। वहां मेरा दोस्त रहता है, उसने सब इंतजाम कर लिया है। थोड़ी देर में ट्रेन चलने लगी। फिर बीच रास्ते में जब श्वेता को भूख लगी तो अंकुर ने उसे समोसे लाकर खाने को दिए। उनको खाते ही श्वेता की आंखें भारी होने लगी। अंकुर, मुझे ना बहुत तेज नींद आ रही है, तो मेरे इस बैग का ध्यान रखना। कुछ ही देर बाद अगला स्टेशन आ गया। अंकुर ने चुपचाप वो बैग उठाया और वहां से चला गया। कुछ घंटे बाद सुबह के 9 बज गए। टीटी वहां आया और उसने श्वेता को उठाया। ए लड़की, उठो, सभी स्टेशन खत्म हो गए। कहाँ जाना है तुम्हें और तुम्हारी टिकट कहाँ है? मेरी टिकट? अंकुर, वो कहाँ है? उसने हर तरफ देखा, ना उसे कहीं अंकुर दिखा और ना ही अपना बैग। अंकुर कहाँ गए? और मेरा वो बैग कहाँ है? उन्हीं के पास मेरी टिकट थी। डिब्बा पिछले 1 घंटे से खाली हो गया है। लगता है घर से भाग कर आई हो और वो तुम्हें चकमा दे गया। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? माधवपुर। हाँ, यही नाम बताया था उसने। पागल लड़की, इस नाम की यहाँ कोई जगह नहीं है। वो तुम्हें टोपी पहना गया। अब टिकट तो छोड़ो, लेकिन जल्दी से यहाँ से उतर जाओ, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, समझी? चलो जाओ यहाँ से। श्वेता ट्रेन से उतर गई। उसके तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसके सारे सपने एक पल में टूट गए। वो फूट फूट कर रोने लगी। अब उसके पास कुछ नहीं था, न पैसे, न कपड़े, न रोटी, न छत। अब वो पूरी तरह से गरीब हो चुकी थी। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? इज्जत न सही, कम से कम पहले सर पर एक छत तो थी। वो रोने लगी। चलते चलते वो मंदिर की ओर चली गई और वहीं सीढ़ियों पर कुछ भिखारियों के पास जाकर बैठ गई। आते जाते लोग उसे प्रसाद और फल देकर जाने लगे। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। वो सिर्फ फल और प्रसाद ही खाकर पेट भर लेती। अब तो उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि लोग उसे देखते ही भगा देते। कोई उसे काम नहीं देता। गंदे बदबूदार कपड़े और बाल बिखरे हुए वो भिखारियों वाली जिंदगी जीने लगी। मंदिर में जो भी आता वो उसे प्रसाद और फल के अलावा कुछ नहीं देता। सब्जी रोटी खाने के लिए तो जैसे वो तरस ही गई थी। वो ढाबे पर जाकर कुछ खाने को मांगती तो लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। कितने दिन हो गए साहब, मैंने रोटी सब्जी नहीं खाई, मुझे रोटी सब्जी दे दो ना साहब। ए चल जा यहाँ से। हमने ये ढाबा तुम भिखारियों के लिए नहीं खोल रखा, बल्कि धंधा करने के लिए खोला, समझी? ऐसे ही समय बीता। एक रोज वो कूड़ेदान में से रोटी सब्जी तलाशने लगी, तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आई।
क्या बात है बेटी, तू रो क्यों रही है और इस कूड़े में से क्या ढूंढ रही है? मुझे मुझे रोटी सब्जी खानी है, कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया। अच्छा अच्छा, तू मेरे घर चल, मैं तुझे रोटी सब्जी खाने को देती हूँ। वो बूढ़ी औरत उसे अपने घर ले गई और उसे रोटी सब्जी खाने को दी। उसे खाते ही श्वेता की आंखों में आंसू आ गए। पहले उसके पास कितने पैसे और गहने थे, लेकिन आज हालत ये हो गई कि वो भीख मांगकर गुजारा कर रही थी। भगवान करे उस अंकुर को उसके कर्मों की सजा जरूर मिले। उसने एक लड़की का दिल दुखाया है, ये हाय है मेरी उसे। कुछ देर बाद टीवी पर खबर आई कि एक आदमी रोड एक्सीडेंट में मारा गया। वो और कोई नहीं बल्कि अंकुर था। ये देख श्वेता बहुत खुश हुई। क्या बात है बेटी, बड़ी खुश लग रही है। फिर उसने बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताई। अच्छा हुआ, उसे उसके कर्मों का फल मिल गया। बेटी तू अब से मेरे साथ ही रह, मुझ बुढ़िया का भी कोई सहारा नहीं है। मैं गरीब यहीं रोटी सब्जी का ठेला लगाती हूँ, दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। ये सुनकर श्वेता बहुत खुश हुई। फिर दोनों मिलकर साथ में रोटी सब्जी बनाकर एक फैक्ट्री के बाहर बेच दी। कुछ दिन बाद बूढ़ी अम्मा की तबीयत खराब हुई तो श्वेता अकेले ही सब्जी रोटी बनाकर ठेले पर बेचने लगी। उसके हाथ की सब्जी रोटी सबको बड़ी पसंद आई और अब उसका ठेला काफी अच्छा चलने लगा। उसने बूढ़ी अम्मा का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाया, जिससे वो जल्दी ठीक हो गई। लेकिन अब श्वेता ने उन्हें गल्ले पर बिठा दिया और अकेली ने सारा ठेला संभाल लिया। दिन पर दिन वो दोनों तरक्की करती गई और एक रोज उन्होंने खुद का बड़ा घर खरीद लिया। फिर कुछ समय बाद उन्होंने खुद की दुकान खोल ली। अब सब श्वेता की खूब इज्जत करते और उसे खूब प्यार सम्मान देते। श्वेता अब अपनी इस नई जिंदगी में बेहद खुश थी। नागपुर शहर में आशा देवी अपने 2 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। उनकी बड़ी बहू का नाम सुमन और छोटी बहू का नाम निधि था। आशा देवी स्वभाव की बहुत ही कंजूस थी, जिस वजह से उनकी दोनों बहुएं उनसे बहुत परेशान रहती थी। उनकी जॉइंट फैमिली थी, जिसमें हर छोटी बड़ी चीज का फैसला आशा देवी ही करती थी। उनकी मर्जी के बिना उस घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। ऐसे ही एक दिन सुमन अपनी देवरानी से, ओफो, अब आज क्या बनाऊं खाने में? निधि एक काम कर, सासू माँ से पूछ कर आ डिनर में क्या बनाए। निधि की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे, जिस वजह से वो अपनी सास से बहुत ज्यादा डरती थी। मैं नहीं दीदी, आप ही पूछ कर आओ माँ जी से, मैं नहीं जाती पूछने। अपनी सास के डर के मारे निधि उनके सामने जाने से बहुत ही हिचकिचाती थी, जिस वजह से सुमन को ही अपनी सास का सामना करना पड़ता था और उनके गुस्से का शिकार होना पड़ता था। देवरानी जी, तुम तो सासू माँ से ऐसे बचती फिरती हो मानो अकेले तुम ही को उनसे डर लगता हो। खैर छोड़ो, अब मुझे ही जाना पड़ेगा उनसे पूछने। बाहर के रिमझिम भरे सुहाने मौसम को देखकर सुमन को आज कुछ अच्छा खाने का मन था, लेकिन वो जानती थी कि उसकी सास आखिर में उसे दाल चावल ही बनाने को कहेगी। इसी दुविधा में खोए हुए सुमन अपनी सास के कमरे में जा पहुंचती है और डरते हुए अपनी सास से पूछती है, मम्मी जी आज खाने में क्या बनाना है? बहू, जो भी तेरा दिल करे तू बना ले। अरे स्टोर रूम अनाज से भरा पड़ा है, मैंने कोई कमी थोड़ी ना छोड़ी है तुम लोगों के लिए। हाँ जानती हूँ, सारा स्टोर रूम तो राशन के चावल और दालों से ही भरा पड़ा है, उसके अलावा है भी क्या इस घर में? अरे किस सोच में डूब गई, समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं। अच्छा एक काम करना, तू ना दाल चावल ही बना ले और साथ में पुदीने की चटनी भी बना दियो। लेकिन माँ जी, कल रात को भी दाल ही बनी थी और यहाँ तक कि आज दिन में भी हमने दाल चावल ही खाए हैं। हाँ तो दिन में काली मसूर बनी थी, अब तू लाल मसूर बना ले। अरे दाल है पर है तो अलग अलग रंग की। माँ जी, रोज रोज यूं दाल खाना अच्छा नहीं लगता हमें। अच्छा, आई बड़ी महारानी, अपने घर पर क्या पकवान खाती थी जो यहाँ दाल चावल खाना अच्छा नहीं लगता? और इतना ही शौक है नया नया खाने का तो लाओ निकालो अपनी जेबों से पैसे और थमाओ मेरे हाथ में। अरे घर ऐसे ही नहीं चलता, आगे पीछे हर चीज देखनी पड़ती है और तू तो जानती ही है सब चीज कितनी महंगी होती जा रही है। अपनी सास की बातें सुनकर सुमन का चेहरा लटक जाता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सास की बातों का जवाब दे सके। वो दुखी मन से रसोई में आती है और गुस्से में दाल निकालने लगती है। क्या हुआ जेठानी जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? देवरानी जी, मैं तो हमेशा ही गुस्से में रहती हूँ, लेकिन अफसोस कि मेरा गुस्सा कभी किसी पर निकल ही नहीं पाता। लेकिन हुआ क्या है जेठानी जी? होना क्या है, हमेशा दाल चावल ही खाओ, दिन में लाल दाल, रात को काली दाल, सुबह मिक्स दाल। ये दाल खा खा कर तो जिंदगी ही दाल बनकर फैल गई है। ये बात सुनकर निधि को बहुत हंसी आती है और वो चुपचाप एक तरफ चूल्हे पर दाल और एक चूल्हे पर चावल चढ़ा देती है। आशा देवी के घर में सुबह शाम हर वक्त बस दाल ही बनती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बहुओं के साथ साथ अब आशा देवी के दोनों बेटे भी रोज ऑफिस में दाल ले जाकर बोर हो चुके थे।
एक रोज जब वो रात में फिर खाने में दाल देखते हैं तो बड़ा बेटा आलोक अपनी पत्नी से कहता है, अरे यार, फिर वही दाल चावल। ये दाल खा खा कर ना मैं तो पक गया हूँ यार। घर में कुछ और सब्जी नहीं है क्या, जो हर वक्त बस दाल चावल ही खाने को मिलता है? सच में निधि, ऑफिस में रोज दाल लेकर जाता हूँ ना, तो अब तो मेरे दोस्त भी मुझे चिढ़ाने लगे और इसलिए उन्होंने मेरा नाम नितिन दाल वाला रख दिया है। आप हम पर क्यों चिल्ला रहे हैं जी? हम तो वही बनाते हैं जो माँ जी हमसे कहती हैं। अरे अरे, क्यों भड़क रहा है? आखिर इस दाल में दिक्कत ही क्या है? और तुम दोनों को इतनी ही दिक्कत है तो तुम दोनों के ले जाने के लिए ये कल से सब्जी बना दिया करेगी। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनते ही देवरानी जेठानी के चेहरे पर रौनक आ जाती है कि कम से कम अब घर में सब्जी तो बनेगी। अगली सुबह जब सुमन और निधि सब्जी बनाने के लिए फ्रिज खोलती है तो उसमें कोई सब्जी नजर नहीं आती। तभी सुमन जाकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, घर में तो कोई भी हरी सब्जी नहीं है। सामने बिरजू भैया की दुकान में सब्जी भी मिलती है, आप प्लीज जाकर ले आइए ना। मुझे इनके लिए सब्जी बनाकर पैक करनी है। दोनों भाइयों को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सब्जी? अरे बहू, मैं गई थी उसकी दुकान पर, लेकिन सब्जियों के रेट तो आसमान छू रहे हैं और वो मुआ बिरजू का बच्चा 1 रुपया तक कम करने को तैयार नहीं, इसलिए मैं सब्जी नहीं लाई। ये आलू 10 रुपए किलो मिल रहे थे तो यही आधा किलो ले आई हूँ, दोनों भाइयों के लिए बना दे। लेकिन माँ जी, ये तो बहुत कम है, ये हम सबको पूरा नहीं होंगे। तो मैंने कब कहा सबके लिए बनाने को? बोला तो था दोनों भाइयों के लिए पैक कर दे और बाकी मैं और तुम दोनों तो चावल दाल ही खा लेंगे। अरे सरकार से जो मुफ्त दाल चावल मिलते हैं उसको ही खाया करो। पता है ऐसा करके हमें कितनी बचत कर सकते हैं। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर सुमन और निधि के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। दोनों भाइयों के लिए लंच पैक करके वो दोनों फिर से अपनी सास के साथ दाल ही खाती हैं। कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। अब आलोक और नितिन के टिफिन में या तो दाल होती या आलू की सब्जी। एक रोज नितिन अपनी माँ से, माँ क्या है ये सब? दाल और आलू खाकर हम पक चुके हैं। अरे जब हम अपनी सैलरी आपको दे देते हैं तो आप सब्जियां क्यों नहीं लाती? बड़े नखरे चढ़ गए हैं दोनों भाइयों के। जब हमें मुफ्त में दाल चावल मिल रहा है तो हम क्यों सब्जियों पर पैसे खर्च करें? अरे बचत करना सीखो, बचत, नहीं तो एक दिन सब भूखे मरोगे। और जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में यही बनेगा। खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे रहो। आशा देवी अपने आगे किसी की नहीं सुनती और इसका असर ये हुआ कि दोनों भाई चोरी छुपे बाहर का खाना खाने लगे। रोज बाहर का खाना खा खा कर उनका पेट खराब हो गया। एक रात दोनों पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे, सुमन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। निधि, जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुलाओ। तभी सुमन भी चक्कर खाकर बेहोश हो गई। हे राम, ये आखिर क्या हो रहा है? सुमन बहू उठो, इससे क्या हो गया? माँ जी, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। रुको, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम तीनों की नजर उतार देती हूँ। मेरे परिवार को जरूर किसी की नजर लग गई है। बस भी करो माँ जी, बहुत हुई आपकी ये कंजूसी। निधि जल्दी से डॉक्टर को फोन करके घर बुलाती है। देखिए, आपके दोनों बेटों ने पिछले कुछ दिनों से लगातार बाहर का खाना खाया है, जिस वजह से इनका पेट खराब हो गया है। इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। और आपकी बहू लगता है ये सब्जियां नहीं खाती, जिसके कारण इनके शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो गई है। मैंने इनको मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में होश आ जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे ही हरी सब्जियां खाने से बचती रही तो इन्हें जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। पता नहीं आप लोग समझते क्यों नहीं, खाने में सब्जियों की जरूरत हमें उतनी ही है जितनी जीने के लिए सांस की। आशा देवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहती है, इसमें इनकी गलती नहीं है डॉक्टर साहब, मैं ही अपनी कंजूसी के कारण इन्हें राशन में मिले मुफ्त दाल चावल खाने को मजबूर करती थी। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब से मैं अपनी ये कंजूसी भरी आदत छोड़ दूंगी और अपने बच्चों को हर तरह की सब्जियां खिलाऊंगी। और इस तरह से अब आशा देवी के घर में तरह तरह की स्वादिष्ट सब्जियां बनने लगी और दाल चावल अब हफ्ते में 2 बार ही बनते थे। अब सभी घर वाले हर रोज अलग अलग सब्जियां खाकर बहुत खुश थे।